नमस्ते दोस्तों, आज हम आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो के बारे में जानेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी एक फाइनेंशियल रेशो है जो प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरओई क्या है, आरओई का डेफिनेशन क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है और हम आरओई को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। आरओई क्या है? आरओई एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है जो कंपनी उसके इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड का यूज करके कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, ये जानने के लिए किया जाता है। आरओई रेशो का इस्तेमाल ज्यादातर प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए किया जाता है। आरओई रेशो का डेफिनेशन है, आरओई रेशो मेजर्स अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट प्रॉफिट यूजिंग इट्स शेयर होल्डर्स फंड। आरओई रेशो कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स फंड। नेट इनकम कंपनी के इनकम स्टेटमेंट में पाया जाता है और टोटल शेयर होल्डर्स फंड कंपनी के बैलेंस शीट में पाया जाता है। अब हम देखते हैं आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी का इंटरप्रिटेशन। आरओई एक पॉपुलर रेशो है जो ज्यादातर इन्वेस्टर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए करते हैं। जितना ज्यादा आरओई रेशो होगा उतनी अच्छी कंपनी मानी जाती है, लेकिन कंपनी में डेप्थ ज्यादा होने के कारण भी आरओई रेशो ज्यादा हो सकता है। इसके लिए आरओई रेशो का एनालिसिस करते समय इन्वेस्टर को बाकी चीजों का भी एनालिसिस करना जरूरी है। ज्यादातर इंडस्ट्री में आरओई रेशो का आइडियल रेंज 15 से 20 के बीच होता है। ये रेंज इंडस्ट्री के अनुसार बदलता रहता है। आरओई रेशियो का एनालिसिस करते समय कंपनी का आरओई उसके कॉम्पिटिटर या इंडस्ट्री एवरेज के साथ कंपेयर करना जरूरी है। इससे कंपनी का आरओई इंडस्ट्री के मुकाबले कैसे परफॉर्म कर रहा है ये जानने में मदद होती है। आरओई रेशियो एनालिसिस करते समय एक आदत बना लेनी चाहिए, हर समय लास्ट 5 साल का परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। ये एक तरीका है आरओई को एनालाइज करने का। अब तक हमने देखा आरओए क्या है, आरओए की डेफिनेशन, फॉर्मूला और आरओए का इंटरप्रिटेशन में हमने जाना कि किसी भी कंपनी का आरओई यदि आइडियल रेंज के ऊपर है तो वो कंपनी अच्छी है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज है जिनका आरओई रेशो 10 से 15 के बीच में है। ये देखने के लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च का प्री स्क्रीन फीचर यूज करते हैं। इसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में प्री स्क्रीन में जाना है, देन सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल रेशोज, देन कैटेगरी में सिलेक्ट करना है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सब कैटेगरी आएगी आरओई रेशो एंड स्क्रीनर में आ जाएगा आरओई बिटवीन 10 से 15। ये रन करने के बाद हमें स्टॉक बास्केट सिलेक्ट करना है। स्टॉक बास्केट यहाँ पे ऑल ब्लू चिप फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पे मोर में जाने के बाद आपको निफ्टी 50 का ऑप्शन आ जाएगा। निफ्टी 50 में ऐसे 19 कंपनीज है जिनका आरओई रेशो 10 से 15 के बीच में ट्रेड कर रहा है। यूपीएल लिमिटेड का आरओई 14.70 है। हीरो मोटर का आरओई 14.62 है। इसी तरह आप यहाँ पे और भी तरीके से आरओई स्क्रीन कर सकते हैं, जैसे कि हाई टू लो, लो टू हाई, आरओई अबव 40, आरओई बिटवीन 25 से 40। इसी के साथ साथ आप स्टॉक बास्केट के भी ऑप्शन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, और यहाँ पे सेक्टर के साथ और इंडस्ट्री के साथ भी आप आरओई फिल्टर कर सकते हैं। अब हम आरओई को कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जाम्पल है पॉजिटिव आरओई। एग्जाम्पल के लिए हम ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनी का यूज करते हैं। ओएनजीसी का आरओई देखने के लिए हम टॉप स्टॉक रिसर्च का इक्विटी एनालिसिस पेज यूज करेंगे। इसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में लेफ्ट साइड में इक्विटी एनालिसिस पेज पे जाना है, फाइनेंशियल सिलेक्ट करना है और कंपनी सिलेक्ट कर लेनी है ओएनजीसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएनजीसी लिमिटेड के सारे फाइनेंशियल रेशियोज आ चुके हैं। हमें आरओई रेशियो देखना है।
आरओई रेशो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो होने के कारण वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के कार्ड में आ जाएगा। ओएनजीसी का आरओई 17.54 दिखा रहा है, जो कि आईटेल रेंज के थोड़ा ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसकी वजह से ये ग्रीन शो कर रहा है। आरओई पे क्लिक करने के बाद आपको आरओई रेशोज का पूरा एनालिसिस पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अलग अलग आरओई देख सकते हैं। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आरओई, ट्रेलिंग 12 मंथ का आरओई और मोस्ट रिसेंट क्वार्टर का आरओई। लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आरओई हमें यह बताता है कि कंपनी ने उसके शेयर होल्डर्स को लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर में कितना परसेंट रिटर्न दिया है, वैसे ही ट्रेलिंग 12 मंथ में कितना रिटर्न दिया है और मोस्ट रिसेंट क्वार्टर में कितना रिटर्न दिया है। हम अब आरओई का थोड़ा एनालिसिस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ओएनजीसी लिमिटेड का लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने उसके शेयर होल्डर्स को 19.01% रिटर्न दिया है। इसका मतलब है कंपनी उसके शेयर होल्डर्स फंड का यूज करके इफिशिएंटली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी का लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आरओई 138% से बड़ा है। कंपनी का हाईएस्ट आरओई 2022 में है, यानी कि इस साल है, और कंपनी का लोएस्ट आरओई 2020 में था, जो कि 5.27% था। उसी के साथ साथ आप आरओई रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि आरओई रेशो के साथ कौन से रेशो यूज करने चाहिए, ये यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आरओई रेशो के साथ रिटर्न ऑन एसेट एज वेल एज नेट प्रॉफिट मार्जिन हम देख सकते हैं। उसी के साथ टीएसआर इंडेक्स कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाने में मदद करता है। टीएसआर इंडिकेटर के हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है। हमने जैसे आरओई रेशो को एग्जामाइन करते समय देखा कि कंपनी का आरओई रेशो माइल्ड बुलिश दिखा रहा था, लेकिन टीएसआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बताती है, जिसके वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज दिखा रहे हैं। इस तरह आप आरओई रेशो का एनालिसिस कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। अब हम आरओई का दूसरा एग्जांपल यानी नेगेटिव आरओई देखते हैं। कंपनी का आरओई नेगेटिव होता है क्योंकि कंपनी के नेट इनकम या फिर कंपनी का शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव होता है। नेट इनकम नेगेटिव होने के कारण आरओई नेगेटिव होता है। इसका मतलब कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस कंपनी के टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है। कंपनी उसके एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, इसके वजह से कंपनी को नेट लॉस झेलना पड़ रहा है। यदि कंपनी का आरओई टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव होने के कारण है, तो ये बताता है कि कंपनी के पास उसके असेट्स के मुकाबले ज्यादा लायबिलिटीज है। इस परिस्थिति में कंपनी बैंकरप्ट होने की संभावना होती है। हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। वोडाफोन आइडिया का आरओई उसके टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव होने के कारण आरओई नेगेटिव है। वोडाफोन की बैलेंस शीट में हम देखते हैं तो उसके टोटल लायबिलिटीज उसके टोटल असेट से ज्यादा है। इसके वजह से उनका टोटल शेयर होल्डर्स फंड नेगेटिव दिखाई देता है। यह कारण है कि वोडाफोन आइडिया का आरओई नेगेटिव है। अब तक हमने आरओई रेशो में दो एग्जांपल देखे, एक पॉजिटिव आरओई और दूसरा नेगेटिव आरओई। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, सडन गेन इन आरओई। आरओई में सडन गेन होने के दो मुख्य रीजन है, एक इंक्रीजिंग नेट इनकम, दूसरा फॉल इन शेयर होल्डर्स फंड। इंक्रीज इन नेट इनकम के भी सब पार्ट है, जो कि ऑपरेटिंग इफिशिएंसी बढ़ने के कारण नेट इनकम में इंक्रीज हुआ, और दूसरा कंपनी को अदर इनकम होने के वजह से कंपनी का नेट इनकम बढ़ा। यदि कंपनी का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बढ़ने के कारण नेट इनकम बढ़ता है और उसी के साथ आरओई में सडन गेन दिखता है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का अदर इनकम बढ़ने के कारण कंपनी का नेट इनकम इंक्रीज होता है और उसकी वजह से आरओई में सडन गेन होता है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का सडन अदर इनकम ये कंपनी के रेगुलर बिजनेस का पार्ट नहीं है। और दूसरा रीजन, यदि आरओई में सडन गेन शेयर होल्डर्स फंड डिक्रीज होने के कारण होता है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट
जनरेट कर रही है, इसके वजह से कंपनी उनके शेयर बायबैक करने में सक्षम है। कंपनी के शेयर होल्डर्स फंड कम होने के कारण कंपनी के शेयर होल्डर्स को अर्निंग पर शेयर ज्यादा मिल सकता है। अब तक हमने देखा कि यदि कंपनी का आरओई ज्यादा होता है तो कंपनी ज्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है। तो हम ऐसी प्रॉफिटेबल कंपनी कैसे सर्च कर सकते हैं? तो ये सर्च करने के लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च का कस्टम स्क्रीनर फीचर यूज करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको टॉप स्टॉक रिसर्च में कस्टम स्क्रीनर में जाना है, डू इट योरसेल्फ, और देन फाइनेंशियल हाईलाइट रेशियोज में जाना है। उसमें जाने के बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आरओई सिलेक्ट कर सकते हो। आरओई का हमने देखा कि आइडियल रेंज 15 से 20 के बीच में है। अब हम देखते हैं कि आरओई 15 के ऊपर है। जैसे कि हमने इंटरप्रिटेशन में जाना कि आरओई सिर्फ सिंगल पैरामीटर का यूज करके प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाता है, लेकिन टीएसआर में एक टीएसआर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है जो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी दर्शाने में मदद करता है। इसका यूज करके हम अच्छी से अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको स्ट्रेंथ इंडेक्स में जाना है और प्रॉफिटेबल इंडेक्स सिलेक्ट कर लेना है। वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्सीलेंट प्रॉफिटेबिलिटी, गुड प्रॉफिटेबिलिटी, मिड प्रॉफिटेबिलिटी, और जिन कंपनी का प्रॉफिट कम भी है वो भी कंपनी मिल जाएंगी। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑल प्रॉफिटेबल स्टॉक्स। इसके बाद आप स्टॉक बास्केट में कोई सा भी स्टॉक बास्केट सिलेक्ट कर सकते, जैसे कि ऑल कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज, और फ्यूचर एंड ऑप्शन कंपनीज, मिड कैप, और मोर ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि आपने कोई वॉच लिस्ट क्रिएट करके रखी है, उसका आपके पोर्टफोलियो में जितने हैं उनका ब्रॉड बेस इंडेक्स के हिसाब से, सेक्टर और इंडस्ट्री के हिसाब से। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं ब्लू चिप कंपनीज। के बाद रन स्क्रीनर करते हैं। तो रन स्क्रीनर करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी 17 कंपनीज मिल जाएंगी जिनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हाई है और आरओई आइडियल रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अदानी ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिटेबिलिटी 89.66% से ज्यादा है, यानी कि टोटल कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी 90% स्टॉक से ज्यादा है और उसका आरओई 18.72% है। कोल इंडिया देखते हैं तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी अदर 93% कंपनी से ज्यादा है और उनका आरओई 40.23% है। तो इसी तरह आप कस्टम स्क्रीनर का यूज करके प्रॉफिटेबल कंपनी देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये कंडीशन सही अप्लाई हुई है या नहीं। कोल इंडिया को देखते हैं और यहाँ पे की फंडामेंटल्स में जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का आरओई, नेट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का लास्ट क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, ये ग्रीन इंडिकेट कर रहा है। उसी के साथ साथ हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो देखते हैं, कंपनी के सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ग्रीन शो कर रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है, ना कि एक इंडिविजुअल पैरामीटर को लेके दिखाता है। इसी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होने के कारण भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी दर्शा रहा है। इसी तरह आप कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस आरओई के साथ कर सकते हो। अब तक हमने देखा आरओई क्या होता है, आरओई क्या डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला और उसका इंटरप्रिटेशन। साथ ही साथ हमने 4 एग्जांपल देखे, पॉजिटिव आरओई, नेगेटिव आरओई, सडन फॉल इन आरओई, सडन गेन इन आरओई। उसी के साथ हमने आरओई के हिसाब से कौन सी कंपनीज प्रॉफिटेबल है ये स्क्रीन करना भी सीख लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक नया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।